we will be discussing operating activity. ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैं इनडायरेक्ट मेथड पे काम कर रहा हूं इस वक्त. ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि हमें डायरेक्टली कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज नहीं मालूम, तो हम ऑपरेशंस के बॉटम लाइन पे आते हैं. उस बॉटम लाइन को क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और वहाँ से रिवर्स वर्किंग करना शुरू कर देते हैं. उस रिवर्स वर्किंग के अंदर जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं उनको हम साइड पे करते चले जाते हैं एंड वी अल्टीमेटली एंड अप एट द कैश फ्लो थिंग. ओके, तो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया. इसमें नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया? 5000. आपने नेट प्रॉफिट 5000 का कैलकुलेट कर लिया. अच्छा, अब ये नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, वो हुआ होगा. ठीक है, उसको हमने ऐड बैक करना है. और इसी तरह से लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आया होगा. मुझे बताओ, जो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट होता है, क्या उसके अगेंस्ट हमने कोई कैश पे किया होता है? कोई कैश नहीं पे किया होता ना. तो वो लॉस भी एक नॉन कैश एक्सपेंस के तर्ज पे आपको ऐड बैक करना पड़ेगा. ऐड बैक करने का कॉन्सेप्ट कल डिस्कस हो गया था कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई कैश आ रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा है. ये एक वर्किंग है जो इस वक्त मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टू रीच द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, एक इनडायरेक्ट मेथड है. तो इसमें आप बेटे ऐड बैक करें. एक तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और दूसरा लॉस ऑन डिस्पोजल. कितना बेटे? 4200 और 1200. टोटल क्या बन जाता है? 5400 हमने ऐड बैक किया. ठीक बात है. अच्छा, यूं हम 10,400 पे पहुंचे, जो कि हमें लगा कि ये कैश फ्लो के इक्विवेलेंट कोई अमाउंट आ रही है. अच्छा, एक और काम ये कीजिए, हम ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर चल रहे हैं ना. हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने में इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम भी लिखी हुई थी. अगर उनको मैंने यहाँ से ना निकाला तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा बन जाएंगी. लिहाजा उसको यहाँ से निकालो ताकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में अपनी अपनी जगह पर चली जाएं, क्योंकि उनको तो हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में दिखाना है ना. लिहाजा यहाँ से उसको निकालो. एक्सपेंस को निकालने का तरीका क्या है कि उसको ऐड कर दें आप. ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं. आप ऐड बैक के अंदर एक और आइटम लिख दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस. कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस? आपने भी 500 समथिंग किया बताया था. 560. ये तीन चीजें ऐड हो गई तो क्या बन गई? कितना बनता है बेटे? 5960. एम आई राइट? ओके. अब जिस तरह मैंने ऐड बैक किया है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इन तीन चीज़ों से पाक करने के लिए, उसी तरह से एक इनकम से भी उसको पाक करने के लिए माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो इनकम इस प्रॉफिट में ऐड हुई हुई है ना. तो मैं क्या लफ्ज़ इसी की मुनासबत से लेस बैक लिख सकता हूँ, क्योंकि अब रिवर्स कैलकुलेशन रिवर्स कर रहा हूँ ना मैं काम. ये लेस हुई हुई थी, जेन्युइनली उनको ऐड किया. प्रॉफिट और इनकम जो है वो ऐड हुई हुई थी, उसको लेस किया. वो कौन सी आइटम है? इंटरेस्ट इनकम अमाउंट मेरे ख्याल 500 बताई थी आपने. 500 ये लेस करूंगा तो मेरे पास आ गई. हाँ बेटे 10,000 हो गया ना. देखो 5 और 5 10 हो गया ना. ओके, हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर मौजूद है. कितना है? 1200.
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स कितना है? नहीं, ओपनिंग आपके पास 1000 है, ओपनिंग 1000 है और क्लोजिंग कितना है? 1200। ठीक है, हम 2009 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग 2008 का हमारे पास जो है 1000 है और ये है। ओके, इस पे एग्रीड है? समझने की बात। सेल्स, क्रेडिट सेल्स कहां पर आई होंगी? सेल्स क्रेडिट होती है, डेटर्स डेबिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि मेरी सेल्स ड्यूरिंग द ईयर जो हैं वो 70,000 रुपीज़ की हैं, ओके, मेरा कोई बैड डेट नहीं है, कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, तो कैश जो रिसीव किया मैंने फ्रॉम डेटर्स वो कितना होगा? उसके लिए क्या करूंगा? 71,000 में से 1,200 को मैं लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 69,800। ये नेट प्रॉफिट की फिगर है। बॉटम लाइन है, किसकी बॉटम लाइन है? स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस की या इनकम स्टेटमेंट की या प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बॉटम लाइन है। बॉटम लाइन का मतलब है इसके ऊपर बहुत कुछ हो चुका हुआ है। इसकी टॉप लाइन के अंदर सेल्स कितनी लिखी होगी? 70,000। 70,000 सेल्स लिखी होगी ना। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी कैश सेल्स 0 है। टोटल सेल्स हमारी कितनी लिखी होंगी? जबकि हमें कैश कितना रिसीव हुआ? कितनी ज्यादा लिखी है? कैश कितना रिसीव हुआ है? इसका मतलब है कि कैश कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने बॉटम लाइन को 200 से ज्यादा एक्सीड कर दिया होगा। आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज बी अटेंटिव। हम कर क्या रहे हैं? हम बॉटम लाइन जो हमारी है प्रॉफिट की, उसको इनडायरेक्टली हम पहुंचा रहे हैं कैश फ्लो तक की फिगर के ऊपर। कन्वर्ट कर रहे हैं ना, प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो की अमाउंट में। हमें नहीं पता कि सेल्स कितनी है, हमें नहीं पता कि कैश कितना रिसीव हुआ। मैंने जस्ट एक एज्यूम किया है कि अगर 70,000 की मेरी सेल्स क्रेडिट की थी ड्यूरिंग द ईयर और ये सिनेरियो हो तो कैश इसका मतलब 69,800 का रिसीव हुआ होगा। अगर ये सिनेरियो हो, इसका मतलब है कि मेरे टॉप लाइन में या इस मेरी बॉटम लाइन प्रॉफिट के अंदर 200 रुपए वो शामिल हैं जिसके अगेंस्ट कैश रिसीव नहीं हुआ, लिहाजा उस 200 रुपए को माइनस होना चाहिए। पक्का? गुड। अगर 70,000 की सेल्स ना होती, सिर्फ इस साल में 4,000 की सेल हुई होती, तो इधर कैश कितना रिसीव हुआ होता? 3,800। अगेन बात वही 200 का फर्क है। 200 से सेल ज्यादा लिखी गई है, प्रॉफिट 200 से बढ़ गया जिसके अगेंस्ट कैश नहीं रिसीव हुआ। आप कहते हैं सर आप सर बड़े चालाक हैं, आपने 2 फिगर्स जेन में रखी हुई थी। मैं नहीं बोलता, तुसी तो बोलो। हम कोई फिगर बोलो। 50,000। 50,000 की सेल्स हैं तो यहां पर क्या आएगा? 49,800, वही 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इन दो, अगर ये फिगर्स नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये चीजें नहीं मालूम, सपोजली उस तरफ मैं जानबूझ के नहीं गया, थोड़ा सा इजी रखने के लिए बात को, कुछ भी नहीं मालूम, हमें ओपनिंग और क्लोजिंग मालूम है, तो हमें पता चल रहा है कि इंक्रीज इन डेटर्स अगर हो तो उसको यहां से माइनस करते हैं, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा है? प्रॉफिट से शुरू हो रहा है ना, उसके अंदर 200 ज्यादा शामिल है, लिहाजा इंक्रीज इन डेटर 200 इसमें से माइनस करना बनता है। क्यों? टू रीच द कैश फ्लो फिगर। अगर ये चीज इस तरह से है, अब मैं इसको अगर साबित करने जाऊंगा ना तो साबित होती चली जाएंगी, लेकिन इट विल बी टाइम टेकिंग। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मुलेट करने की तरफ जा रहा हूं।
अगर इंक्रीज इन डेटर ने उसमें माइनस होना है, तो अगर डिक्रीज इन डेटर होगा तो उसको क्या होना चाहिए? अब लॉजिक शॉजिक बनाना उस तरफ नहीं मैं जा रहा, ये मैं बनाने जा रहा हूं क्रेडिटर्स का अकाउंट। बचपन में बनाना सीखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। हमारे इस क्वेश्चन में कितने? 1500, 2008 के नीचे लिखे हुए ना वो। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितने? 1000। मेरा जीरो बास्केट 8 बन जाता है, इसलिए एग्जाम में ना खास तौर पे ख्याल रखना है इन चीजों का। अच्छा, क्रेडिट परचेजेस कहां पर आती हैं? गुड्स परचेज की ना, परचेज ऑन क्रेडिट। खुद ही बताओ क्या लिखूं? 6000 लिख देता हूं और राजी हो जा। 6000 की परचेजेस हैं। इधर क्या आएगी? परचेज रिटर्न आएगी। अज्यूम करते हैं कि वो जीरो है। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, अज्यूम करते हैं कि वो भी जीरो है, ठीक है। और कैश पेड को ले लो। मैं जरा बात को आसान तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करवा लूं। कितना आता है? 7500 में से 1000 लेस किया तो 6500। सॉरी यार, 6500। ये क्या है आपका? कैश पेड। ओके, क्लियर? हमारी जो इनकम स्टेटमेंट बन रही थी, उस इनकम स्टेटमेंट को बनाने में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कितनी परचेजेस शामिल है? हालांकि कैश कितना पे हुआ है, तो हमारी जो बॉटम लाइन आई है उसमें से मजीद 500 माइनस होने चाहिए ना, क्योंकि 6000 माइनस हुआ है ना प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। ये चीज सोच में आ रही है? सोच इस तरीके से स्मार्टली आगे चल रही है ना? कोई डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा? अच्छा, लॉजिकली आगे चल रहा हूं। ओके, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जो भी अमाउंट होती है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सेल में से माइनस हुई होती है। वो 6000 है। इसका मतलब अगर 500 मजीद माइनस करेंगे तो हमारी वो जो प्रॉफिट की फिगर है वो कैश फ्लो की फिगर के करीब पहुंच जाएगी। फॉलोड? इसको मजीद नहीं खेलता मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि हमारी ये क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, इस बात को समझ लो, इंक्रीज या इस पे अमूमन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाया करता है कि सर ये इंक्रीज डिक्रीज आपको कैसे लग रहा है। हमेशा ओपनिंग टू क्लोजिंग जाएंगे, हमेशा ओपनिंग टू क्लोजिंग जाएंगे। ओपनिंग अगर 500 का है, क्लोजिंग 700 का है, तो बताओ ये इंक्रीज हुआ बैलेंस के डिक्रीज हुआ? ओपनिंग अगर 800 का है, क्लोजिंग 500 का है, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो आपने ओपनिंग टू क्लोजिंग ट्रेवल करना है कि ओपनिंग हमारा कम था, क्लोजिंग ज्यादा हो गया तो इंक्रीज इन बैलेंस है, और अदरवाइज। ये सारी लॉजिकल बातें हैं, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं है कि जो परेशान करे आपको। अच्छा, अब क्रेडिटर्स के लिए हमने असूल क्या बनाया? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स अगर हो, अच्छा इधर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है ना, पहले डिक्रीज लिख देता हूं। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स अगर हो तो आप क्या कर रहे हैं? उसको 500 मजीद माइनस करेंगे ना, क्योंकि कैश पेड की फिगर ज्यादा है। तो आप क्या करेंगे? डिक्रीज को माइनस करेंगे। हाँ, अगर ये इंक्रीज हुआ होता तो आप फिर प्लस करेंगे अपनी उस वर्किंग के अंदर। इसी की बुनियाद पर देखें, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या, अगर फार्मूला। लेकिन उससे पहले हमने लॉजिक क्लियर कर ले, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इन्वेंट्री भी ऐसी होती है कि पिछले साल खरीदी होती है, पिछले साल उसके अगेंस्ट कैश पे किया होता है, इस साल कैश नहीं पे किया होता, लेकिन वो इन्वेंट्री इस साल की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में शामिल हो जाती है। शामिल होने की वजह से हमारे प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर देती है। तो अज्यूम करो कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 है तो हमारी इन्वेंट्री अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या, हमारे वो एक्सपेंसेस को इंक्रीज किए हुए हैं, हमारे प्रॉफिट्स को उसकी वजह से डिक्रीज किया है।
तो लिहाजा अब हमें प्रॉफिट्स को, क्योंकि उसके अगेंस्ट पेमेंट कब की थी, लास्ट ईयर में, कैश आउटफ्लो इस साल तो नहीं हुआ, इस साल तो सिर्फ एक्सपेंस में नजर आई, और इस साल एक्सपेंस में नजर आने की वजह से प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर दिया। अब उस प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो कैश फ्लो के बराबर जाएंगे ना, क्योंकि हमें इस टाइम पीरियड, इस साल का, इन 12 महीनों का कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखना है इसके अंदर। हम इनडायरेक्ट मेथड पे चल रहे हैं ना, अगर डायरेक्ट दिया होता तो हमें तो आसानी होती। तो हम क्या करते हैं, अगेन करंट इन्वेंट्री क्या है, करंट एसेट है। अब अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है तो हम ऐड ही कर रहे हैं ना, लॉजिक बनती है, इन्वेंट्री करंट एसेट है ना, ओके। और मैंने एज्यूम किया तो हमारी इस एजम्पशन में क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री 0 थी, ओपनिंग इन्वेंट्री 1000 की थी, तो 1000 से 0 हुई, डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री को आपने ऐड ही किया ना लॉजिकली। देखो अब मैं थोड़ा सा फास्ट होने लगा हूँ, अब जब मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा तो आपको हो सकता है चीज़ें कैच करने में दिक्कत आएगी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया हुआ है। उसको किस तरीके से, अब मैं आपको एक टिप देने लगा हूँ, उसको किस तरीके से आपने अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, वो तरीका होगा आपस में दोस्तों से डिस्कस करने का, या किसी जूनियर को पढ़ाने का, या अपने क्लास फेलो को पढ़ाने का, या घर में बैठ के खुद ही से, जो भी आप कर रहे थे ना, अच्छा ये ऐसे, हाँ यार बनता तो है, वो काम खुद घर में बैठ के आधा घंटा प्रैक्टिस करनी है, उसकी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। वो क्या करनी है, अब इन्वेंट्री के ऊपर करनी है। अब मैं तीसरी एक बात बोलने लगा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके करंट एसेट हैं? सेम यही चीज़ उस पर लगेगी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन प्रीपेड, अगर इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अब एक मैं बात बोलने लगा हूँ एक्रूड एक्सपेंसेस की। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या हैं आपके, लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है, उस पर करंट लायबिलिटी वाला फार्मूला लगेगा। 5 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिनमें से 3 करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में 2 मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। इस पे थोड़ी सी लॉजिकल गुफ्तगू मैंने करनी है, हो सकता है अभी करूं, हो सकता है मैं इसको डिफर करूं, लेकिन मैं एक पॉइंट आपके साथ दोबारा से बोल दूं। ये 5 करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ की आइटम्स जो हैं, इनको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स। ओके, हमने 2 दिन पहले एक छोटा सा फार्मूला वर्किंग, बल्कि फर्स्ट डे 1 पे हमने वर्किंग कैपिटल का फार्मूला लिया था। क्या था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये कहीं लिख लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ओके, अब जब मैं आइटम की बात करता हूं तो आइटम में तो प्लस और माइनस दोनों वाली चीजें आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इनकम स्टेटमेंट आइटम्स बताओ कितनी हैं, तो इनकम स्टेटमेंट में आप इनकम्स और एक्सपेंसेस सबको शामिल करोगे ना, ठीक है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल आइटम की जब बात करूंगा तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएंगे ना उसके अंदर, क्योंकि यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि वर्किंग कैपिटल कितना है, मैं क्या कह रहा हूं वर्किंग कैपिटल आइटम्स कितनी है। आपने कितनी वर्किंग कैपिटल आइटम्स का प्लस माइनस यहां पे लेना है, इंक्रीज डिक्रीज 5 का लेना है। क्यों 5 का लेना है वो मैं बात बोलने लगा हूं अभी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल आइटम में करंट एसेट में तो कैश भी आता है, कैश इन हैंड आता है ना वर्किंग कैपिटल आइटम में, कैश एट बैंक भी आता है, लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, लायबिलिटी साइड पर करंट लायबिलिटी के अंदर इनकम टैक्स पेएबल भी आता है, मैंने नहीं इसमें लिखा। इसी तरह से करंट लायबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट पेएबल भी आता है, वो भी मैंने नहीं इधर लिखा। इनकम्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल भी आती है, वो भी मैंने इधर नहीं लिखी। मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? मैंने क्यों ऐसा किया वो बात सुन लेना, कोशिश करना समझ आ जाए, लिख भी लेना,
उसके बाद आपस की डिस्कशन के साथ उसको ज़रूर सीखना, फिर भी समझ ना आए तो मुझ पे क्वेश्चंस करना। बात बहुत सादा सी है। वर्किंग कैपिटल आइटम्स अफेक्टिंग द ऑपरेशंस, ये है वो बात। हमने कौन सी वर्किंग कैपिटल आइटम्स लेनी है? जो ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही हैं। अगेन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, टॉप लाइन में क्या लिखा, फिर क्या लिखा, क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस क्या किया, कौन से एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। उसके बाद ये सिर्फ ये लेस करने के बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम ऐड करते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स माइनस करते हैं। तो जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कहां पर रुका है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जहां हम रुके हैं उसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहेंगे? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसका मतलब हमारे ऑपरेशंस में क्या शामिल है? सेल्स से लेके ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक हमारे ऑपरेशंस में शामिल है। अब आप देखो ये 5 आइटम्स जो हैं, ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स, ये पांचों आइटम्स ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही हैं। इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल्स या डेटर्स, क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का एक्रू होना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का प्रीपे होना। समझ में आता है? इसलिए मैंने 5 चीजें लिखी हैं, 5 आइटम्स जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट, वर्किंग कैपिटल की वो 5 आइटम्स जो कि ऑपरेशंस को अफेक्ट कर रही हैं। इसको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम भी कहते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम भी कहते हैं। मैंने जरा सादा जुबान अभी यूज की है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स। कौन कौन सी? अभी चूंकि बचपन है हमारा, हम बचपन में 5 चीजें सीधी सीधी लिख देते हैं। इन्वेंटरी, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस। पहले थी 3500 की, अब 3000 की हो गई। क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं इससे लिखूंगा इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाय 500। तो करंट एसेट अगर डिक्रीज हो तो प्लस करना है, ओके। उसके बाद डेटर मेरा इंक्रीज हो रहा है, लिखूंगा इंक्रीज्ड बाय डेटर मेरा करंट एसेट है, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा। ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है यार, 1000 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके 300 से 200 पर आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज्ड बाय 100। अगर ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो क्या होंगे? ऐड हो रहे होंगे। उसके बाद आ जाइए आप क्रेडिटर्स पे, 1500 से 1000 हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज्ड बाय 500। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो तो क्या करते हैं? ओके। उसके बाद एक्रूड एक्सपेंसेस 300 से 400 हो रहे हैं, इंक्रीज बाय 100। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज बाय, और अब इसका आप जरा नेट निकाल लीजिए क्या आता है बेटे। इसको हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया? 0 आया, ठीक है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितनी आ गई? 10,460 का। इसे आप कह सकते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस।
ये, और इसके बाद आप सिर्फ एक आइटम लिखें, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, जो कि हमारे इस केस में 0 है। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये कैश फ्लो आ गया। कैश फ्लो हमारा जो है नेट कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 10,460 आ गया। आपने इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर जाना है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम को कहाँ लेकर जाना है, इन्वेस्टिंग टीम, और कैश पेड अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस को कहाँ लेके जाना है, फाइनेंसिंग। ये पल्ले बांध लो, लेकिन किसी ने अगर इसको ऑपरेटिंग में लिया तो उसके साथ आपने झगड़ा नहीं करना, ठीक है। उसने ठीक किया है, लेकिन आपने कहना कि सर फरहान ने कहा था कि जब तक अच्छी ग्रिप नहीं हो जाती उस वक्त तक इसको आपने ऑपरेटिंग में नहीं रखना, आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में ही रख के प्रैक्टिस करनी है। और ये मैं एज़ पर IAS 7 आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए ऑथेंटिक है ये बात। ओके, शाबाश। और दूसरी बात, तरतीब में ये समझ लीजिए कि हम इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद जो अमाउंट लेकर आते हैं उसको कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बताया ना, सर्कल। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को जब कैश में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑपरेशंस का ही कैश आएगा ना, तो लफ्ज़ क्या बोलेंगे आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस की यूज हो रही है, तो हम क्यों ना वही टर्मिनोलॉजी बोले जो यूज हो रही है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्लियर क्या होना चाहिए कि ऑपरेशंस क्या होते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ये आपके ऑपरेशंस। अब उनको हमने निचोड़ के कैश उसके अंदर से हमने निकाल दिया। जो डायरेक्ट मेथड से अगर बनाते तो एग्जैक्टली ठीक यही कैश निकलता, अगर डायरेक्ट मेथड होता तो एग्जैक्टली ठीक यही वाला कैश निकलता, ठीक है। ओके, और उसके बाद सिर्फ एक एक्टिविटी आपने लिखनी है, सिर्फ एक पॉइंट आपने, वो इनकम टैक्स पेड का लिखना है आपने, तो हमारा बन जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। दो चीजें मैं दोबारा से आपको बोल चुका हूं कि वो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो फिर सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, वो रह जाती है इनकम टैक्स पेड, वो आपने इसके बाद लिखना है। आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, कंसेप्चुअली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब डिफिकल्ट पार्ट इसके अंदर जो आएंगे वो कैश फ्लो से रेलिवेंट नहीं होंगे, वो कहीं डेप्रिसिएशन से रेलिवेंट होंगे, कहीं अमोर्टाइजेशन से रेलिवेंट होंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट कैलकुलेट करने से रेलिवेंट होंगे, ठीक है। वो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी जो कि बहरहाल एग्जामिनेशन का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसको हमें प्रैक्टिस से ग्रिप करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज। I'll just read out this question, please be attentive. The following information has been extracted from the financial statement of Trango. ये ICAP का क्वेश्चन, बैंक से क्वेश्चन लिया गया है, तो अब आप खुद देख लीजिए कि ये आप लोग ICAP का क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं, ठीक है। Following information has been extracted from the financial statement of Trango Limited for the year ending 31st December 15. Statement of comprehensive income for the year ending on 31st of December 15 is, टॉप लाइन कहाँ से शुरू कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रॉस प्रॉफिट लेस किया, क्रॉस प्रॉफिट आया, लेस क्या किया, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, वेजेस एंड सैलरीज, अदर एक्सपेंसेस। अब 1,26,000 पे आके रुक गया, ये क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। ये ऑपरेशंस यहाँ पे खत्म हो गए। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटरेस्ट चार्जेस माइनस हो रहे हैं, उसके बाद टैक्स ऑन प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर आ रही है। फिर कह रहा है द एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 31,000 एट द टाइम ऑफ द सेल्स। अब ये जो है ना एसेट डिस्पोज्ड ऑफ की कैरिंग अमाउंट दी हुई है, इसका ताल्लुक जुड़ जाता है डेप्रिसिएशन से। इसने लफ्ज़ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरी बैलेंस शीट नहीं दी, उसने सिर्फ उतना दिया जितना इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट ज़रा पहले पढ़ लो। रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है, सिर्फ किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। अभी आपने सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से बनानी है, डायरेक्ट मेथड से नहीं बनानी, वो बच्चों वाला काम है, वो मैं आपको बता दिया हुआ कैसे बनती है, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर भी करवाऊंगा। अभी मेरा सारा फोकस आपकी इनडायरेक्ट के ऊपर है,
ताकि आपकी इनडायरेक्ट के मामला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं। मैं अभी किसी चीज़ को उसके अंदर मिक्स नहीं करना चाह रहा। तो एक्सट्रैक्ट में ट्रेड रिसीवेबल का इंक्रीज डिक्रीज, क्यों इंक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है? क्योंकि हमने उसको फॉर्मूला में यूज़ करके हमने देखना है कि हमारे बॉटम लाइन के अंदर कितना ज़्यादा कैश से ज़्यादा इनकम शामिल है या कम कितना है, उसको हमने मैनेज करना। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया। मुश्किल पॉइंट इसके अंदर क्या है? डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करना है आपने, क्योंकि वो डेप्रीसिएशन ऐड बैक करनी है, और उसके बाद आपने इसकी ये वर्किंग सारी बनानी है। आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी, लॉस ऑन डिस्पोजल इसमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर उस प्रॉफिट में शामिल है तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट इनकम अगर इस सवाल में वैसे है ही कोई नहीं है, तो आप स्मार्टली ये काम करें ना, आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की झंझट से भी आज़ाद हो जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट ही कौन सा उठाएं, 1,26,000 वाला प्रॉफिट उठाएं, उसमें ऐड बैक करना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट। क्यों बोला? क्योंकि वो ऐसे नहीं हुआ यार। रियली मज़ा आ गया आपकी बात सुन के। ये वो पॉइंट है जो बच्चों ने सर पकड़ के बैठे होते हैं, सर पिछले सवाल में तो उसको ऐड बैक किया था, इसमें क्यों नहीं ऐड बैक किया? जब लेस ही नहीं किया तो ऐड बैक क्यों करना है? अब हम फिगर कौन सी उठा रहे हैं? हम ऑपरेशंस से जो प्रॉफिट है वो उठा रहे हैं। अभी इंटरेस्ट, अगर ऐसा होता कि उसने आपको बॉटम लाइन दिया होता 64,000 का, और अदर इंफॉर्मेशन में नीचे लिखा होता कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है और इनकम टैक्स एक्सपेंस इतना है, तब आपको अंडरस्टूड था कि 64,000 इनको माइनस करने के बाद आया हुआ है, तब ऐड बैक करना बनता था। तो ये नहीं आपने कहना कि यार पिछले सवाल में तो ऐड बैक हुआ था, इस सवाल में क्यों ऐड बैक नहीं हुआ। यूज योर लॉजिक्स, बहुत रिलैक्स होके अपनी उस, जो मैं आपको बार बार कह रहा ना, विजुअलाइज करो इनकम स्टेटमेंट को टॉप लाइन से बॉटम लाइन तक, और फिर देखो उसमें से किस फिगर को उठा के आप ऐड बैक की तरफ जा रहे हो। ठीक है बेटे, चीज़ें मुश्किल नहीं है, बड़ी मज़े की हैं, इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप उस लेवल तक पहुंच के सोचना शुरू करो जिस लेवल तक आपको पहुंचना चाहिए एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट होने के नाते। अदरवाइज अगर हवा में रखोगे चीज़ें, इधर देखोगे वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाओगे, सिरा नहीं पकड़ोगे, तो फिर आप कंफ्यूज्ड ही रहोगे। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस बेटे आपने घर से करने, दोनों क्वेश्चंस आपकी घर की असाइनमेंट है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ Narden Limited. Statement of comprehensive income for the year ending 15, सेल्स दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिए हुए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं, आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हुए हैं, टैक्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए हुए हैं, डिविडेंड पेड दिए हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या करेगा? वो सर ने तो मुझे डिविडेंड पढ़ाया ही नहीं था। देखो बेटे बात क्या है, अगर मैंने अभी तक सपोजली मैंने आपको पूरे सेशन में डिविडेंड के बारे में बताया ही नहीं, सपोजली बताया ही नहीं, छोड़ दो डिविडेंड को। 95% ऑफ द क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है, रिलैक्स रहो, पास हो जाओगे। डिविडेंड के बारे में कोई फनकारी भी ना लगाओ। अगर कुछ आपको नहीं ना, मैं जस्ट आपको एक टिप दे रहा हूँ एग्जामिनेशन टेक्निक की, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जो मार्किंग होनी है स्टेप बाय स्टेप उसकी मार्किंग होनी, स्टेप वाइज होनी है। ओके, तो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, जस्ट लीव इट, अगले पॉइंट की तरफ जाएं। अब इसके अंदर मैं आपको एक बात वैसे ही अभी समझा चुका हूँ कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस को, क्योंकि हमने इनडायरेक्ट मेथड के तहत ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। घर में हमारा काम क्या है? इनडायरेक्ट मेथड के तहत ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। हमारा काम शुरू कहाँ से हो रहा है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से। वहाँ से ऊपर ऊपर हमने देखना है नॉन कैश कौन कौन सी चीज़ें हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर सफ़ा पलटिए। रिटेन प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर अभी हमें नॉन करंट एसेट्स को नहीं देखना, अभी सिर्फ करंट एसेट्स को देखना है। इन्वेंट्री रिसीवेबल, बैंक को नहीं देखना। ये 5 आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल आइटम्स देखनी है।
उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, छोड़ दो। शेयर कैपिटल रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग छोड़ दो, क्योंकि हमारा होमवर्क क्या है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड। ओके, ट्रेड पेएबल क्या होते हैं, सर ने तो बताया ही नहीं था। ओए मोटी सी बात है, हम ट्रेड करते हैं सेलिंग बाइंग, इसको ट्रेडिंग कहते हैं ना, बाइंग सेलिंग को। अब बाइंग सेलिंग की वजह से जो पर्सनल अकाउंट रिसीवेबल या पेएबल बनेंगे वही डेटर एंड क्रेडिटर होंगे, वही अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेएबल होंगे, वही ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल होंगे। और अगर उनके साथ प्रॉमिस कर लेंगे 2 महीने या 3 महीने का, वो नोट्स रिसीवेबल या नोट्स पेएबल बन जाएंगे, या बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बन जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करके आपको क्लियर हो जाती हैं। ओके, वेल टैक्स पेएबल, ये आपने जब इनकम टैक्स एक्सपेंस की फिगर कैलकुलेट करना होगी तो तब टैक्स पेएबल को आप खुद वर्क करेंगे। गलत हो जाएगा तो मैं माइंड नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा। ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद उसने नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें आपको डिस्पोजल के बारे में भी बताया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर बताया हुआ है, और आपको सीधी सी बात है, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर चाहिए 74,000 का। कोई वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा 74,000 आपको इसके अंदर दिया हुआ है। ये जो आपको फिक्स ऐसा स्केड्यूल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपको बनी बनाई उसने दे दी है। ठीक है, और कह रहा है यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट इंक्लूडेड विद इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज 4,000 रिलेटिंग टू द लॉस ऑन डिस्पोजल। लो जी, उसने लॉस ऑन डिस्पोजल की फिगर भी दे दी है ऐड बैक करने के लिए। लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड बैक हो जाएगा, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। ठीक है, और चूंकि ऑपरेशन से उठा रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बड़ा आसान सवाल है। ये दोनों क्वेश्चन आपने बेटे इनडायरेक्ट मेथड के तहत ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है।